दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर रिकैप्स बडी चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए कमाल की मूवीज़ को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर के आया हूं। आज की कहानी बड़ी स्पेशल है। इस कहानी में एक लड़की है जो अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी है और अब वो जीना नहीं चाहती, इसलिए वो अब मरना चाहती है। कमाल की बात तो यह है कि एक प्लेन क्रैश के दौरान जब सभी लोग मारे जाते हैं लेकिन फिर भी वो बच जाती है। ये कहानी शुरू होती है और जैन को दिखाया जाता है जो अपने रूममेट कारा के साथ रहती है और भयानक सपनों की वजह से वो अचानक जाग जाती है क्योंकि इसे एक गंभीर बीमारी है जिसमें पास्ट में हुई दुर्घटनाओं को भुला नहीं पाती और इसी वजह से ये ठीक से सो नहीं पाती। ये एक घर में रहती है जिसका नाम है लाइफ हाउस। ये एक ऐसा घर है जहाँ अपनी लाइफ से परेशान और दिमागी तौर पर परेशान लोग रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ताकि इन्हें दुनिया में अकेलापन महसूस ना हो। इस घर में इनके जीवन यापन के लिए सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, बेड से लेकर मेडिसिन तक। इससे पहले भी जैन ने काफी बार अपनी नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन इसे किसी तरह बचा लिया जाता था। जैन नहाने के बाद मेडिसिन लेने जाती है। वहाँ हाउस कीपर के द्वारा उसे एडवाइस दी जाती है कि वो किसी भी तरह की ब्लेड या नुकीली चीज़ों से दूर ही रहे और बताती है कि उसकी फैमिली में सुसाइड करने की परंपरा चली आ रही है, इसलिए वो सुसाइड के बारे में सोचे भी ना। अगली सुबह जैन पूल में किसी लड़की से मिलती है जिसके शरीर पर छाले जैसे दिख रहे थे। यहाँ ये दोनों अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैन यहाँ से भागने का प्लान बना रही है। वो अपने साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें रखती है, साथ ही पेन किलर और कुछ मेडिसिन रख लेती है। अगली सुबह दोबारा से थेरेपी सेशन चल रहा होता है जिसमें एक लड़का जिसका नाम फिल है वो अपने बारे में लोगों को बताता है कि उसने कई बार खुद को ब्लेड से काटा है और अपनी जान लेने की कोशिश की है। यहाँ जैन भी है जो अपने बारे में बताती है कि एक रात उसके डैड ने उसे सुलाने के बाद खुद को बंदूक से मार लिया और आत्महत्या कर ली। इसके अलावा उसकी दादी ने भी आत्महत्या कर ली थी। अपने डैड को मरे हुए देखकर वो आज भी सो नहीं पाती क्योंकि उसके सपनों में वो पल अक्सर आया करता है, इसलिए वो खुद को मारना चाहती है। जैन सभी लोगों को बताती है कि एक बार यहाँ से जाने के बाद वो खुद को मार देगी और दोबारा कभी लाइफ हाउस में नहीं आएगी। इस बात से सभी लोग दंग रह जाते हैं और जैन की तरफ देखने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि जैन अपनी मोम से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और जैन घर आने के बारे में अपनी मोम को बताती है। मोम कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर ही मिलूंगी, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ये बात सुनकर जैन भावुक हो जाती है और कॉल कट कर देती है और अपने डैड की यादों में खो जाती है। अब अगले दिन जैन एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। लाइफ हाउस में लोगों को जैन कहीं नहीं मिलती, इसलिए लाइफ हाउस से जैन को कॉल भी किया जाता है, लेकिन जैन इग्नोर कर देती है। यहाँ जैन की मुलाकात एक औरत से होती है जो अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है उसकी अभी अभी सगाई हुई है और वो जल्द ही शादी करने वाली है। फिर यहीं एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल है, जो इस कहानी का मेन किरदार साबित होता है, जो एयरपोर्ट के द्वार से अंदर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। जैन के पास अभी भी सिक्योरिटी को नुकीला सामान मिलता है जिससे वो खुद को मारने वाली थी, लेकिन वो चाकू सिक्योरिटी द्वारा वहीं रख लिया जाता है। अब कुछ देर बाद कारा का कॉल आता है। वो नाराज थी कि उसने उसे वहां से जाने के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। कारा उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। कुछ देर बाद आवाज सुनकर पॉल दरवाजे को नॉक करता है और उसे कंपनी देने को कहता है, लेकिन जैन सभ्य तरीके से मना कर देती है। कुछ देर बाद जैन को ठीक नहीं लगता, वो पॉल से बात करने लगती है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब वो प्लेन में पहुंचते हैं, जैन ये देखकर चौंक जाती है कि उन दोनों की सीट एक साथ है। बातें करते करते पॉल सो जाता है। इसी दौरान जैन एक लेटर लिखती है जिसमें वो लिखती है कि उसकी मौत का जिम्मेदार पॉल नहीं होगा और धीरे से पॉल की जेब में उस चिट्ठी को डाल देती है। फिर वो बाथरूम जाने के लिए उठती है, लेकिन रास्ते में एक यात्री से टकरा जाती है। बाथरूम में अंदर जाकर वो कई दवाइयों की शीशियां निकालती है और सोचती है कि क्या उसे अपनी जान ले लेनी चाहिए। तभी अचानक विमान में तेज हलचल होती है, यानी कि टर्बुलेंस होता है और सारी गोलियां जमीन पर बिखर जाती हैं। जैसे ही वो उन्हें समेटने की कोशिश करती है, फ्लाइट अटेंडेंट दरवाज़ा पीटने लगती है और उसे तुरंत अपनी सीट पर लौटने को कहती है। कुछ ही पल में सिचुएशन गंभीर हो जाती है। सारे यात्रियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कुछ ही देर बाद प्लेन बर्फ से ढकी पहाड़ी से जाके टकरा जाता है और प्लेन का मलबा उस जगह चारों तरफ फैल जाता है। आजू बाजू हर तरफ लाशों का सैलाब दिखने लगता है। वो लड़की जिसकी अभी अभी सगाई हुई थी, वो जैन की आंखों के सामने दम तोड़ देती है।
जेन मदद के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन सभी लोग या तो मर गए थे या कुछ लोग घायल थे। जेन को पॉल मिल जाता है जो जिंदा था लेकिन घायल था। जेन उसकी मदद करती है और टॉयलेट रूम में शरण लेती है। बाद में वो प्लेन के अंदर वापस जाते हैं जहां पॉल की हालत और बिगड़ जाती है। शायद उसकी पसलियां टूट गई होती हैं। खुद को गर्म रखने के लिए वे एक ही स्लीपिंग बैग में रात गुजारते हैं। बचा हुआ सामान जो सिर्फ उनके खाने के लिए 2 दिन तक का ही था, जिसमें मूंगफली, पानी की बोतल, टॉर्च और ज़रूरत की बाकी चीज़ें थीं। अगली सुबह जब जेन जागती है तो प्लेन से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह से जाम हो चुका था। लेकिन फिर भी जेन किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाती है। बाहर मार्गरेट वो रिंग वाली लड़की को बर्फ से बाहर निकालने की कोशिश करती है जो पहले ही मर चुकी थी। पॉल जेन से पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानती थी? लेकिन जेन कहती है कि काश इसकी जगह मैं होती, ये जिंदा होती और मैं इसकी जगह मर गई होती। पॉल समझ जाता है जेन खुद को मारना चाहती है। इसके बाद जेन पॉल से कहती है कि वह उसे पहाड़ों में अकेला छोड़ दे और खुद किसी तरह रास्ता खोजकर बाहर निकल जाए। भले ही जेन का व्यवहार रूखा हो, पॉल हार मानने को तैयार नहीं होता। वह उसे समझाता है कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें साथ रहना होगा। किसी तरह वह जेन को वापस विमान के अंदर लाता है ताकि वह थोड़ी गर्मी पा सके। थोड़ी देर बाद जेन मलबे में अकेली बैठी होती है। उसे दवाइयों की एक शीशी और कांच का एक नुकीला टुकड़ा मिलता है। वह चुपचाप उन्हें अपने पास रख लेती है। तभी पॉल वापस आता है और कहता है तूफान आने वाला है और इस खुले पहाड़ी इलाके में रहना खतरनाक होगा। उन्हें पहाड़ों की ओर बढ़ना होगा क्योंकि बचाव दल को आने में हफ्तों तक लग सकते हैं। निराश जेन फिर से पॉल से कहती है कि वो उसे छोड़ दे और आगे बढ़ जाए क्योंकि वह मरने के लिए तैयार थी। पॉल जेन को अपने साथ जाने के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर चुका होता है, लेकिन जेन जिद पर अड़ी होती है, जिससे पॉल अब अकेले जाने को तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद जेन को अकेलापन लगने लगता है, जिससे डर की वजह से वो उसके साथ चल पड़ती है और अपने बुरे व्यवहार के लिए पॉल से माफ़ी मांगती है। कई मील बर्फीले पहाड़ों पर चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आगे रास्ता बंद हो जाता है और उन्हें नीचे घाटी में उतरना होगा। जेन घबरा जाती है। पॉल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, जो मरना ही चाहती है उसके लिए तो यह चीज़ बहुत आसान होना चाहिए। वो समझाता है कि अगर वे नीचे नहीं गए तो ठंड से मर सकते हैं। कोई रास्ता ना देखकर जेन उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। एक दूसरे का सहारा लेकर वे धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। एक जगह बहुत सकरा रास्ता आता है। पॉल किसी तरह पार कर जाता है, लेकिन जेन डर जाती है। पॉल उसे हिम्मत देता है और जेन उसका हाथ पकड़कर रास्ता पार कर लेती है। लेकिन आगे चलते चलते सामने रास्ता खत्म हो जाता है और कोई रास्ता नहीं होता। अब बस एक विकल्प बचता है, सिर्फ कूदना। पॉल चट्टान से कूद जाता है और नीचे सुरक्षित पहुंच जाता है। वह जेन से कहता है कि वह भी कूदे। डरते डरते जेन कूदती है और पॉल के ठीक बगल में गिरती है, लेकिन उस छलांग में जेन की दवाइयों की बोतल गिर जाती है। पॉल उसे उठाता है और सवाल करता है। जेन स्वीकार करती है ये गोलियां उसका आखिरी रास्ता थी। पॉल वो गोलियां अपने पास रख लेता है। थककर जेन रुकने की जिद करती है, लेकिन पॉल उसे चलने को कहता है। चीजें थोड़ी संभल ही रही थी कि अचानक से एविलांच आने लगता है और जेन बर्फ में दब जाती है। काफी मेहनत और खुदाई के बाद पॉल उसे बाहर निकालता है और एक गुफा में ले जाकर सुरक्षित करता है। समय बीतता है और अंधेरा हो जाता है। कुछ घंटों बाद जेन को होश आता है और दोनों गुफा में रात बिताते हैं। इस दौरान बातचीत के दौरान पॉल एक बात बताता है। वह जानबूझकर अपनी सीट बदलकर उसके पास बैठा था। यह सुनकर जेन के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आ जाती है। फिर वो पॉल के साथ अपने बचपन की यादों को साझा करती है। कहती है कि मुझे क्रिसमस की सुबह बहुत पसंद थी। मैं सुबह सुबह उठती, चुपके से नीचे जाती और तोहफे खोलती। पूरी तरह मानती थी कि वो सेंटा ने ही दिए हैं। लेकिन एक क्रिसमस की सुबह पापा के कमरे से गोली चलने की आवाज़ आई। मैं भागती हुई गई और देखा उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। पॉल मानता है कि जेन के अपने पिता के साथ कुछ अच्छे पल भी जरूर रहे होंगे। जेन धीरे से सिर हिलाती है। वह बताती है कि उसके पापा उसे प्यार से पंपकिन बुलाते थे और उसे वो नाम बहुत याद आता है। फिर वो पॉल को एक पॉकेट वॉच दिखाती है जो उसके पापा ने उसे अपनी मौत से एक दिन पहले दी थी। पॉल कहता है कभी कभी एक बुरी याद इतनी भारी हो जाती है कि हजारों अच्छी यादें कहीं खो जाती हैं। जेन अपने पिता से नाराज भी थी क्योंकि उन्होंने खुदकुशी की थी, लेकिन वह खुद को भी दोषी मानती है। वह कहती है शायद मैं बहुत छोटी थी, इसलिए बस मैं उनके सिर में बना वो घाव देख पाई और कुछ नहीं। पॉल उसे दिलासा देता है
और कहता है तुम उस समय सिर्फ एक बच्ची थी, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी। जो ठंडी और अंधेरी रात उन्होंने गुफा में बिताई वो जेन के अंदर के अकेलेपन और दर्द का आईना बन जाती है। जेन एक टूटे हुए कांच के टुकड़े को पकड़े बैठी होती है। सुबह होते ही पॉल की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी पसलियों में दर्द बढ़ चुका है, शरीर पर नीले निशान दिखने लगते हैं और चलना भी मुश्किल हो रहा है। पॉल की हालत देखकर जेन तय करती है कि वो आज भी गुफा में ही उसके साथ रुकेगी। दर्द से कराहता हुआ पॉल उससे पूछता है क्या हमारे पास अभी भी वो गोलियां हैं? शायद अब बस यही एक रास्ता बचा है। जेन के पास गोलियां तो होती हैं, लेकिन अब उसमें जीने की एक नई चाह आ चुकी है। अब वो मरना नहीं चाहती, अब वो जिंदगी से लड़ना चाहती है। इसी बीच पॉल भी अपना एक दर्दनाक पल शेयर करता है। वो बताता है कि जब वो 9 साल का था उसकी माँ मर रही थी, लेकिन किसी ने उसे रोने नहीं दिया। दरअसल उसकी माँ ने उसे रोने से मना कर दिया था। धीरे धीरे पॉल अपनी माँ से गुस्सा होने लगा क्योंकि वह अपना दुख किसी को बता ही नहीं पाया। अब पॉल हार मानने की कगार पर होता है। वह कहता है हमें प्लेन का मलबा छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई भी इस बर्फ से ढकी गुफा तक नहीं आएगा। लेकिन इस बार जेन उसे हिम्मत देती है। वो कहती है हम जरूर जिंदा बाहर निकलेंगे पॉल, मुझे यकीन है। जेन के भरोसे और जज्बे से पॉल के अंदर फिर से उम्मीद जागती है। अब वो भी जीने के लिए तैयार हो जाता है और एक भावुक पल में दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जिंदा रहने की कोशिश फिर से शुरू करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे चल पड़ते हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या अब वे नदी के पास पहुंच गए हैं या नहीं। तभी पॉल का पैर फिसल जाता है। वो अचानक एक खाई में गिरने लगता है। बिल्कुल बेकाबू होकर वो नीचे लुढ़कता चला जाता है। जेन जोर से चिल्लाती है और डरते हुए उसकी तरफ दौड़ती है। वो किसी तरह पॉल तक पहुंचती है, लेकिन देखती है कि उसकी बाईं बाह पूरी तरह से घायल हो चुकी है। पॉल जेन से कहता है वह एक लकड़ी और छड़ी ढूंढे ताकि उसकी टूटी हुई हड्डियों को बांध सके। जैसे ही पॉल दर्द से चिल्लाता है, जेन उसका जैकेट फाड़ती है और उसे लकड़ी की मदद से बाह को बांध देती है ताकि उसकी चोट और ना बढ़ सके। फिर वो उसे नींद की गोलियां देती है ताकि दर्द कुछ कम हो सके। थोड़ा और चलने के बाद वे रात बिताने के लिए एक जगह रुक जाते हैं। जेन पॉल को दिलासा देती है सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह पॉल का शरीर पहले से भी ज्यादा कमजोर दिखता है। वह इस कदर कमजोर हो चुका है कि खून उलटने लगता है। अब पॉल को यकीन हो जाता है कि उसकी मौत करीब है। वो जेन से कहता है उसे जिंदा रहना ही होगा और उसके लिए उसे पॉल को यहीं छोड़कर अकेले यात्रा जारी रखनी होगी। काफी समझाने बुझाने के बाद जेन भारी दिल से मान जाती है। जाने से पहले वो पॉल को नींद की गोलियों की शीशी देती है और कहती है अगर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इनका इस्तेमाल कर लेना। जेन उसके माथे को चूमती है और दोनों अलग हो जाते हैं। जेन अब अकेले जंगल में लंबी दूरी तय करती है, ठंड और थकान से जूझती हुई। तभी एक भेड़िया उसके सामने आ जाता है। जेन दौड़ती है और वो भेड़िया उसका पीछा करता है। अपनी जान बचाने के लिए जेन एक पेड़ पर चढ़ जाती है और छड़ी से भेड़िए को डराने में कामयाब होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही भेड़िया फिर से आ जाता है। जेन समझ जाती है कि उसके पास ताकत नहीं बची कि वो और भाग सके, इसलिए वह उसका सामना करने का फैसला करती है। वह अपनी जैकेट को अपने हाथ पर लपेटती है और भेड़िए की ओर डटकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही भेड़िया छलांग लगाता है वो अपना हाथ आगे करती है ताकि भेड़िया उसे पकड़ सके और तभी वो अपनी जैकेट में छुपा हुआ टूटा हुआ कांच निकालती है और भेड़िए को कई बार मारती है। भेड़िया मारा जाता है, लेकिन जेन खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लेकिन फिर भी जेन को जो नामुमकिन लग रहा था अब वो उसे मुमकिन लगने लगता है। वो फिर से हिम्मत जुटाकर अपनी यात्रा जारी रखती है। नदी पार करने के बाद वो जंगल से बाहर निकलती है, लेकिन सड़क पर पहुंचने से पहले ही दर्द और थकान से बेसुध होकर गिर जाती है। इसके बाद सीन आगे बढ़ता है और दिखाया जाता है जेन पॉल का नाम पुकारती है। उसे अपने पिता के साथ बिताए खुशहाल लम्हों की झलकियां दिखती है। वो अपने दुख को स्वीकार करती है और खुद को समझाती है और शांति महसूस करती है। अब वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगती है। फिल्म का अंत जेन का अस्पताल में जागने के दृश्य से होता है, जो मोंटाना के एक अस्पताल में भर्ती है। उसकी मां बताती है कि रेस्क्यू टीम ने पॉल को जेन से मिलने के अगले ही दिन खोज लिया था। दुर्भाग्यवश पॉल नहीं बच पाया, लेकिन वह एक चिट्ठी छोड़ गया था जिसमें उसने जेन को अपने दोस्त और साथ बिताए लम्हों की खुशी जाहिर की थी।